Hello students, we have discussed about Coulomb's law, but now we will discuss about vector form of Coulomb's law. तो as such vector form of Coulomb's law में कुछ नहीं है, बस वही जैसा कि हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था, फोर्स होते हैं, वेक्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वही तो हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज ये एक चार्ज है Q1 एंड ये एक चार्ज है हमारा Q, ठीक है, एंड दोनों की डिस्टेंस कितनी है R, दोनों की डिस्टेंस कितनी है, बीच की डिस्टेंस कितनी है R, ठीक है। अब सपोज दोनों चार्ज पे सेम साइड है, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो अब 1 से 2 पे जो फोर्स लगेगा F21, force on 2, this is force on 2 due to 1, और ये क्या हो जाएगा F12, force on 1 due to। अब अगर हम देखें F12 क्या होगा, नॉर्मली F12 कूलम्ब लॉ से क्या हो जाएगा, देखो 1/4πε0 की जगह हम जनरली जब सिंपल डिस्कशन करते हैं तो हम k लिख देते हैं, ठीक है। तो F12 क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन में R² एंड F21 भी क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 अपॉन में R²। बट क्योंकि दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट वेक्टर F21 इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर F21, दोनों ही फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है। सेम विल बी द सिनेरियो इफ बोथ द चार्ज विल बी नेगेटिव, तब भी ये सिनेरियो रहेगा, दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अब इसको ये अपनी तरफ पुल करेगा और इसको ये अपनी तरफ पुल करेगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, बस इंस्टेड ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, फोर्स उतना ही रहेगा क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, सेम है, और डिस्टेंस भी हमने चेंज नहीं किया, तो बोथ केसेस में F is equal to k, that is 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R², यहाँ पे भी वही रहेगा, F12 is equal to माइनस का F21, ठीक है। तो जब दो ऑब्जेक्ट हैं या फिर दो चार्जेस हैं और वो जो दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो दोनों क्या करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरी बात, ये जो फोर्स है ये हमेशा, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल की तरह, ये भी आपका हमेशा क्या लगता है, सेंटर टू सेंटर लगता है। सपोज एक ये स्फीयर है और एक ये है, ठीक है, दो आपके स्फीयर हो गए, एक और एक दो, ठीक है, दो हमारे क्या हो गए, स्फीयर हो गए, एक स्मॉल स्फीयर हो गया, एक ये स्फीयर हो गया, तो दोनों के ऊपर चार्ज है, मान लो Q1 और Q2, तो इन पे जो फोर्स लगेगा, इसके सेंटर से इसके सेंटर पे जो लाइन ज्वाइन करिए उसी के अलावा फोर्स लगेगा, और जो इसकी डिस्टेंस भी हम लेंगे वो सेंटर टू सेंटर लेंगे, ना कि ये वाली या ये वाली डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं लेंगे। द फोर्स, कूलम्बिक फोर्स इज एक्टिंग सेंटर टू सेंटर, पॉइंट चार्ज, हम हर चार्ज को कंसीडर करके चलते हैं पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट कहां पे लेके चलते हैं, उसके सेंटर पे लेके चलते हैं। अच्छा, थर्ड, जब एक चार्ज पे कई सारे चार्जेस की वजह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सपोज एक ट्रायंगल ही ले लो आप, ये आपका Q1 Q2 और Q3, अब आपको Q1 के ऊपर फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑन Q1, क्या, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 निकाल लो पहले, तो आपका क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू k Q1 Q2, ये डिस्टेंस मान लो R12 अपॉन में R12 का स्क्वायर। ऐसे ही फोर्स ऑन
ऐसे ही सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। अब Q1 पे फोर्स निकाल रहे हो किसकी वजह से, Q3 की वजह से आप निकाल लो। जब आप Q3 की वजह से निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, you can call it F13 is equal to K Q1 Q3 अपॉन में R13 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब F12 कैसा लगेगा, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा रिपेल, तो ये कैसे लगेगा, इसके ऊपर ऐसा लगेगा F12, और F31 भी कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा F31। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन Q1, क्या नेट फोर्स ऑन Q1 दैट इज F, वो क्या हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ F12 एंड वेक्टर सम ऑफ F21। ये जो वेक्टर एडिशन है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो वेक्टर सम हम करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। तो when force आपको निकालना है, when force is to be find out on one charge to multiple of charges, then net force acting on that charge is found by principle of superposition and that is vector sum of all the forces। अब सपोज मान लो ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल, ये जो आपका एंगल है ये कितना है आपका, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो आपका F क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11। F12 का स्क्वायर प्लस F21 का स्क्वायर प्लस 2 F12 F21 cos थीटा 2। ठीक है, ये क्या होता था, आपने पढ़ा था वेक्टर सम क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा के इन दोनों के बीच का एंगल। ओके, और आपको रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे, tan phi इज इक्वल टू क्या होता है, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। तो अगर आप इसके अलावा निकाल रहे हैं तो b की जगह क्या आ जाएगा, सपोज F12 और यहाँ क्या आ जाएगा ये 12 लिखे मैंने, ये 13 है। ठीक है, because this is F13 and F21। okay, F12 and F13 ये क्या हो जाएगा, F13 प्लस F12 b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे b आपका ये हो गया, ये वाला टर्म b हो गया और ये वाला टर्म क्या हो गया, a हो गया। ऐसे हमारा क्या निकल आता है, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। वी विल गेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय यूजिंग tan phi इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। अगर आप भूल रहे हो तो लेट मी रिकॉल यू, सपोज इफ यू आर फॉरगेटिंग इट, एंड अगेन मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूं। सपोज ये एक वेक्टर a है और ये आपका वेक्टर क्या है b, ये दोनों थीटा एंगल पे चल रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर, तो वेक्टर a प्लस b, लेट अस कॉल इट रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, और ये एंगल क्या ले लेंगे हम, फाई। ओके, ये एंगल हम क्या ले लेंगे, फाई। तो जो आपकी रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी tan phi, यहां से व्हाट विल गेट, tan phi इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, और phi इज इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। यहां से हमें क्या मिल जाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाई, और जो फाई एंगल आएगा हमेशा a से आएगा। ठीक है, a से, अगर आप यहां पे ले रहे हो तो जो आप, जैसे आपका सपोज रिजल्टेंट वेक्टर ये है, हां, तो फाई एंगल हमेशा किससे, आपका F13 से या फिर 31 से, ये वाला एंगल आपका फाई इससे लोगे। ठीक है, तो ये वाला टर्म होगा दैट इज a।
ओके, तो ये हमारा क्या हमने देख लिया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। ये हमारा क्या हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। ठीक है, अब हम एक टर्म की बात करेंगे दैट वी हैव आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास। मैंने आपको बताया था कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कई बार आपका कोई क्वेश्चन आएगा कूलम्ब लॉ के ऊपर। सपोज ये एक चार्ज है आपका Q1, ये आपका एक चार्ज है Q2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। आपको पता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R²। आप सिंपली क्या कर दोगे, फोर्स निकाल दोगे, F इज इक्वल टू क्या लगा दोगे, K Q1 Q2 अपॉन में R²। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, बीच में आपने कोई एक चार्ज रख दिया से Q, ये हो गया Q। अभी किसी भी पोलैरिटी का हो सकता है। देखो क्योंकि ये दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर ये मान लो पॉजिटिव हुआ तो ये इसको इधर रिपल करेगा, ये इसको इधर रिपल करेगा। ठीक, अगर ये नेगेटिव है तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर। बीच में अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है मतलब सेम पोलैरिटी है, तो बीच वाला चार्ज कोई भी पोलैरिटी का हो। अब हमें क्या निकालना होता है इसमें कि किस पॉइंट पे हम यहाँ पे रखें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे ही वर्ड आता है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब कि उस पे नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ओके, क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। नाउ लेट अस टेक, तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक r है। तो आप इसको ये a पॉइंट मान लो, ये b पॉइंट मान लो। एक तरफ से आप इसको क्या मान लोगे, x, तो दूसरी साइड से क्या हो जाएगा, r माइनस x की डिस्टेंस हो जाएगी। क्योंकि ये x होगी तो ये r माइनस x होगी। तो ये पॉइंट फोर्स ऑन q FA, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, तो उसको FA मान लिया, क्या हो जाएगा K Q1 into Q अपॉन में x²। ठीक, फिर फोर्स ऑन Q बिकॉज ऑफ Q2, उसको क्या ले लो FB, क्या हो जाएगा K Q2 into Q अपॉन में R माइनस x का होल स्क्वायर। तो अगर ये दो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ FA मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ FB। FA और FB का मैग्नीट्यूड उसके लिए क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो दिस मींस इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में x² इज इक्वल टू K Q2 into Q अपॉन में R माइनस x का होल स्क्वायर। K से K हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका कॉमन चार्ज है वो भी हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तब आपका बचेगा क्या, Q1 अपॉन में x² इज इक्वल टू Q2 अपॉन में R माइनस x का होल स्क्वायर। अब आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो या फिर दोनों ही साइड क्या कर दो, स्क्वायर रूट कर दो। तो अब जनरली ये 4 होगा या ये 12 होगा, कुछ ऐसा, तो इसका स्क्वायर रूट आप जो चार्ज है तो उसका स्क्वायर रूट आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये चार्ज है 4 माइक्रो कूलम। माइक्रो व्हेन आई एम सेइंग माइक्रो कूलम मतलब कि 10 टू द पावर -6 कूलम। मिली कूलम मतलब 10 टू द पावर -3 कूलम। नैनो कूलम मींस 10 टू द पावर -9 कूलम। पिको कूलम means 10 to the power -12 coulomb. Whenever there is pico -12, micro -6, milli -3, nano -9. Okay. तो सपोज ये 4 माइक्रो कूलम है और ये है, राइट नाउ आई एम टेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये आपका से 9 माइक्रो कूलम। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलम और ये क्या हो जाएगा आपका 9 माइक्रो कूलम। अब ये स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइक्रो कूलम, सॉरी 4 माइक्रो कूलम का मतलब क्या हो गया, 4 into 10 to the power -6 एंड 9 माइक्रो कूलम का मतलब हो गया 9 into 10 to the power -6। ये यूनिट्स भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में x इज इक्वल टू 3 अपॉन में r माइनस x। यहाँ से आप x की टर्म फाइंड आउट कर लोगे। और अगर ये 3 भी होता, सपोज ये होता मान लो 3 माइक्रो कूलम, तो आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1.732 ले लेते क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट।
2 होता तो 2 का स्क्वायर रूट क्या ले लेते, 1.414 ले लेते। तो जनरली ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा अगर आप दोनों साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व। अच्छा, एक तो ये वाली कंडीशन, ठीक। अब सेकंड कंडीशन, यहां पे दोनों ही चार्ज की पोलैरिटी क्या है, सेम है। सेकंड कंडीशन भी लगभग ऐसा ही रहेगा, बस सिचुएशन क्या हो जाएगी। तो हाँ, एक चीज बताना जरूरी है, हमेशा जब भी आपका आ जाए तो आप डायरेक्टली देखो, बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरा ये स्टेप फॉलो करना है, बट जब व्हेन यू आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप डायरेक्टली लिखोगे q1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू q2 अपॉन में r माइनस x का होल स्क्वायर। डायरेक्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट लगा दोगे और आपका फटाफट आंसर आ जाएगा। बट whenever you are solving this problem in board exam, you have to show all those steps which I have shown you. Okay, अब अगर मान लो पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है, इस पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है। ओके, नाउ आई एम टेकिंग, मतलब मैं नंबर लेके चल रहा हूं। सपोज ये क्या है आपका 4 माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम, और ये वाला जो चार्ज है ये माइनस का 9 माइक्रोकूलम है। ओके, अब देखो, अब पोलैरिटी अलग होगी। अब बीच में अगर मान लो आपने नेगेटिव का चार्ज रखा बीच में, तो दिस विल रिपेल, दिस विल अट्रैक्ट। ये तो रिपेल करके इधर लगेगा, ये अट्रैक्ट करके इधर खींचेगा, तो जीरो नहीं होगा बीच में कहीं भी। सेकंड कंडीशन, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। तो जब भी अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज रखे हैं, तो पहला चीज, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड थिंक इन माइंड, ये आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि जो अब चार्ज आएगा वो इनके बीच में नहीं आएगा, ईदर दिस साइड और दिस साइड। ठीक, नाउ चार्ज हमेशा किस तरफ रहेगा, जिधर पोलैरिटी, मतलब सॉरी, जिधर आपका मैग्नीट्यूड कम है। देखो, जैसे कि ये मान लो स्ट्रॉन्ग पर्सन है और ये आपका क्या है, वीक पर्सन है। ठीक, अब ये बॉल अगर इसके पास है, ठीक है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग है, इसके तो रेंज में ही है, ये तो बढ़िया खेल ही लेगा, बट ये इससे बहुत दूर हो गई, ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस तरफ कभी भी हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरफ। अच्छा, अब वीक की तरफ रख दो, तो चलो इसके तो चलो रेंज में आ गई, बट ये स्ट्रॉन्ग है, ये इससे इधर आके भी छीन सकता है, इसके इक्वल फोर्स लगा सकता है। तो हमेशा चार्ज जो है आप अगला जो रखोगे किस तरफ रखोगे, जहां पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। क्यों, देखो लेट मी एक्सप्लेन। अगर मान लो चार्ज हम इधर रखते हैं, कोई पॉजिटिव होगा तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव होगा तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जब भी आपका आएगा, सपोज ये Q है, तो इसकी वजह से, और ये डिस्टेंस हमने अब क्या मान ली, x डिस्टेंस पे इधर को रख दिया सपोज, तो हमेशा ये क्या आएगा, 9 into Q अपॉन में x स्क्वायर, इसकी वजह से फोर्स, और इसकी वजह से हमेशा क्या लगेगा, फोर्स 4 into Q अपॉन में। अब ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r प्लस x, क्योंकि ये x डिस्टेंस पे, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, r प्लस x, तो r प्लस x का होल स्क्वायर। अब ऊपर तो ये छोटा है ही और नीचे डिस्टेंस बड़ी हो रही, तो ये फोर्स हमेशा छोटा ही होता जाएगा। तो इधर आपको कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो जब भी अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज हो, तो पहली चीज माइंड में आपको ये रखनी है कि अब जो इक्विलिब्रियम बीच में नहीं मिलेगा, इधर दिस साइड और दिस साइड, और हमेशा उस चार्ज के पास में रखोगे जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे किसका मैग्नीट्यूड कम है, 4 वाले का, देखो 9 और 4 में 4 का मैग्नीट्यूड कम है, तो वी विल कीप आवर चार्ज ओवर हियर। अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, x, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई आपकी r प्लस x। तो a की वजह से जो फोर्स लगेगा Fa क्या हो जाएगा, k इंटू Q इंटू 4 अपॉन में x स्क्वायर, और b की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, q इंटू 9 अपॉन में r प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस विल रिपेल एंड दैट विल अट्रैक्ट। फिर से सेम, आप ये दोनों इक्वेट कर दोगे, तो देखो जब इक्वेट करोगे तो k q इंटू 4 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी k आई फॉरगॉट, k q इंटू 9 अपॉन में r प्लस x का होल स्क्वायर। k q कट गया, 4 बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन में r प्लस x का होल स्क्वायर, और
2 by x is equal to 3 by r plus x. Okay, so same condition. So whenever you solve this type of following board exam, you will write each and every step with showing the directions also. And but जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करो तो डायरेक्टली आप ये स्टेप यूज कर सकते हैं. ओके, so this is how we will solve some questions for Coulomb's law. Now let us talk about electric field. हम किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे. Now we will talk about electric field. तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, when we are talking about electric field, तो suppose जैसे कि I am standing here like this and see this is my range like this. Okay, अब इतने रेंज में कोई भी पर्सन आएगा, I can apply force on him. ठीक है, him और her. ठीक है, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट पे ये जो हमने एरिया बताया, इतना मेरा एरिया है, सपोज आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, इतने रीजन में मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूं. तो जितने रीजन में मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूं दूसरे ऑब्जेक्ट में is said to have electric field, is said to have electric field of mine electric field, क्योंकि I can apply force. ठीक है, तो I am not writing, I am just saying it. क्या region around the charge, region around the charge, सपोज एक चार्ज है Q, इसके चारों तरफ का वो रीजन जहां तक ये दूसरे चार्ज पे क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है. उस रीजन में वी से कि इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो रीजन अराउंड द फोर्स वेयर इट कैन अप्लाई फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्ज इज सेड टू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट. तो ये पूरा रीजन है, मान लो यहाँ पे नहीं लगा सकते सपोज, तो ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. ऐसा नहीं है कि फोर्स लगा नहीं सकता, फोर्स तो ये इनफाइनाइट तक लगा सकता है, इनफाइनाइट पे जाके फोर्स जीरो होगा किसी भी चार्ज की वजह से, बट वो मिनिमाइज हो जाता है, इतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है तो हम उसको इग्नोर मार देते हैं. तो जहां पे इतना फोर्स लगा सकता है कि उसको नोटिस किया जा सके, ठीक है, बट थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली तो कहीं तक भी लगा सकता है फोर्स. तो रीजन अराउंड द चार्ज where it can apply force on या फिर exert force on other charge is said to have electric field in it. Okay, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आती है, क्या? सपोज अब हम दो चार्ज कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस. ओके, ये एक चार्ज है QA, ये एक चार्ज है QB. ठीक, दो चार्जेस हैं QA, दिस इज QA एंड QB. अब QA QB के ऊपर फोर्स लगा सकता है, यहाँ पे QA QB के ऊपर फोर्स लगा सकता है. तो हम वी कैन से दैट, इसका मतलब QB इज इन द फील्ड ऑफ QA, क्योंकि QA QB के ऊपर फोर्स लगा सकता है. अच्छा, अगर QA QB के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, दैट मींस QB कैन आल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन QA, दैट मींस QB कैन आल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑन QA. तो अब क्योंकि QB भी QA पे एक्सर्ट फोर्स कर सकता है, इसका मतलब वी कैन से दैट QA इज इन द फील्ड ऑफ QB. तो QA जो है वो QB की फील्ड में है और QB जो है वो QA की फील्ड में है. तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही चार्ज QA एंड QB, बोथ द चार्जेस QA एंड QB आर इन फील्ड ऑफ ईच अदर. बोथ द चार्जेस QA एंड QB आर इन द फील्ड ऑफ ईच अदर. ठीक, अच्छा, अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो हो गई, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ठीक है, और क्या होता है? ओके, तो ये हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है मतलब डायरेक्शन है
और ये ट्रायंगुलर सम को और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ ट्रायंगल को ओबे करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज represented by electric line of forces। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होती है? बाय इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, अब देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस। क्या इमेजिनरी लाइंस होती हैं दैट ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लाइंस और पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं या फिर इमेजिनरी कर्व्स होते हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड होती है। जैसे कि आपने पहले पढ़ा, अभी इमेजिनरी लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। चलो हम देखते हैं कैसी होती हैं। सपोज ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज। आपको कुछ रिकॉल होगा 10th क्लास थोड़ी सी, जैसा कि हमने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था, वो भी हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से निकलती हैं और ये नेगेटिव की तरफ ऐसे करके जाती हैं। ये आपकी पॉजिटिव से निकल रही है, ये नेगेटिव से ऐसे करके। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा एक केस तो ये हो गया, दीज आर इमेजिनरी कर्व्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू एंड गोज टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे स्ट्रांग है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग या वीक हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो नंबर ऑफ क्या होंगी? कम। या फिर हमको कह सकते हैं कि अगर ज्यादा पास से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ज्यादा पास से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, जैसे कि ज्यादा घनी है मतलब कि ज्यादा डेंस है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्ट्रांग है। और दूर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वीक है। अब इनकी एक चीज होती है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक, पहली बात देखो, हर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रही है, ठीक है, आप किसी भी पॉइंट पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मान लो कोई दूसरी डायरेक्शन क्या, तो उस पॉइंट पे आप क्या मार दोगे? टेंजेंट मार दोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये है। इस पॉइंट पे क्या है? ये है। आप किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उस पॉइंट पे आप क्या मार दोगे? टेंजेंट मार दोगे। यहाँ पे निकालनी है, तुमने यहाँ पे टेंजेंट मार दिया। तो किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप उस पॉइंट पे क्या मार देंगे? टेंजेंट मार देंगे एंड you will get the direction of electric field. Now these lines never intersect. पहली बात तो ये continuous curves होते हैं, ब्रेक नहीं करते, एक बीच में कभी भी ब्रेक नहीं करते। और दूसरी बात, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? सपोज ये कर्व आ रहा है और ये दूसरा कर्व आ रहा है, ये इस पॉइंट पे क्या कर गए? इंटरसेक्ट कर गए। क्या कर गए? इंटरसेक्ट कर गए। तो इस पॉइंट पे देखो हमको वी विल गेट टू टेंजेंट, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसका मतलब अगर ये कर्व इंटरसेक्ट कर गए तो हमें एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। These curves do not intersect each other because if they intersect each other at one point we will get
टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस देखेंगे कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आ जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इसमें पहला क्या आता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली क्या होता है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट रिमेन्स सेम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? बाय पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइंस। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय यूनिफॉर्म मतलब इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन से। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है जो कि क्या है? पैरेलल है और सारी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आपकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है और मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता है। तो जैसे इस कर्व वाली लाइन ही होगी मान लो, है ना, ये आपका एक कर्व हो गया, एक आपका ये कर्व हो गया। तो ये देखो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी हो गई, इस पॉइंट पे ऐसी हो गई, इस पॉइंट पे ऐसी हो गई। हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है और आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। एट एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड changes. So that kind of electric field is called non-uniform electric field. तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉन पैरेलल लाइन से, वो लाइन जो कि पैरेलल नहीं है। ये क्या हो गई हमारी? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो दो फील्ड तो ये हो गई, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टू मोर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें एक होती है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। विच इलेक्ट्रिक फील्ड? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? इज फंक्शन ऑफ टाइम। क्या? वो फंक्शन ऑफ टाइम होती है। दैट इज ई चेंजेस विद टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के हिसाब से, टाइम मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो अगर टाइम चेंज हो रहा है, और वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, so that electric field is called variable electric field. That electric field is called variable electric field. Then after we will discuss about constant electric field. Constant electric field. तो constant electric field जैसे कि हमें पता है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी द फंक्शन ऑफ टाइम। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के इंडिपेंडेंट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्लासिफाइड एज फोर टाइप्स: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल टाइम पे डिपेंड करती है और कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है। कांस्टेंट क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा
अभी we were discussing about electric line of forces. अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हमें पता है यूनिफॉर्म की कैसी थी, नॉन यूनिफॉर्म की कैसी थी ना। अब अगर आपका आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्टेड होती है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड मतलब अकेला पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है आइसोलेटेड। तो these will be कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर, टेंजेंट मारेंगे तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ये these are electric line of forces for isolated positive charge, electric line of forces for isolated positive charge. Similarly, if we talk about for isolated negative charge, it will be रेडियली इनवर्ड, कैसी होगी, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो यहां पे अगर हम नेगेटिव चार्ज बनाते हैं तो इट विल बी हाउ, तो हमेशा कैसे एंटर करेगी, परपेंडिकुलर, कैसे एंटर करेगी, परपेंडिकुलर। तो फॉर आइसोलेटेड positive charge it will be radially outward, and for isolated negative charge it will be radially inward, ठीक है। तो electric field is directed from positive to negative charge, and for isolated positive charge radially outward, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती तो पॉजिटिव से ऑब्वियसली क्या जाएगी, दूर जाएगी, और नेगेटिव की तरफ आएगी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कई बार होता है कि जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, लेट मी टेल यू, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, ऐसे करके आई एम शोइंग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस लाइक दिस, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है। तो ये अब देखो इधर को डायरेक्टेड है, तो जिस तरफ जा रही है ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, और जिधर से जा रही है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। तो हमेशा सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसका फ्लो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, ठीक है, ओके। ये हमारी क्या होगी, आइसोलेटेड। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, आइसोलेटेड वाला होगी कंडीशन, और ये वाली होगी। एक जनरली क्वेश्चन आता है, सपोज एक स्फीयर है, एक स्फीयर है, हाँ, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव है, हाँ, तो आपकी जैसे कि चार्ज स्फीयर, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे जाएगी, एक आपका बन के आएगा ऐसे जा रही है, ठीक है, एक आपका बन के आएगा ऐसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, एक ये सेंटर पॉइंट है, हाँ, ओके, एक आपका बन के आएगा सपोज ऐसे,
ठीक है। तो इसमें ये वाली आपकी करेक्ट होगी, ये वाली करेक्ट क्यों होगी, देखो ऐसे जा रही है मान लो यहाँ से, अब जो एंटर करेगी हमेशा कैसे एंटर करनी चाहिए, इस पॉइंट से कि ये है, क्योंकि कैसे आई इक्वल टू रेडियली इनवर्ड आउटवर्ड होनी चाहिए, तो ये ऐसे टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर आनी चाहिए, तो यहाँ से कैसे जाएगी, ऐसे करके जाएगी परपेंडिकुलर, और यहाँ से फिर निकलेगी भी कैसे, एकदम टेंजेंट अगर मारोगे तो उसके परपेंडिकुलर। तो हमेशा जो यहाँ से आके थोड़ा सा कर्व देखोगे आप, रेडियली इनवर्ट जा रही है फिर रेडियली निकल रही, तो वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब we will discuss about strength of electric field, that is electric field intensity. Electric field intensity. Electric field intensity और it is the strength of electric field. जब भी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, जैसे कि इंटेंसिटी सपोज ये हमने माना ऐसे करके कम इंटेंस है, ज्यादा इंटेंस और ज्यादा इंटेंस, तो लाइक इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट तो आप ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रिगार्डेड एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक। अब सपोज ये एक चार्ज है Q, ठीक है, और ये आपका स्मॉल चार्ज है Q, इसको हम क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R, ओके। नाउ फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू, फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q इनटू Q अपॉन में R स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, इन दोनों के बीच के जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, ये आपका, ठीक है। अच्छा, अब जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब क्योंकि ये चार्ज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू Q, Q की वजह से इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। देखो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, फोर्स तो म्यूचुअल होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड वो मेरे रीजन में है, वो अब ये चार्ज इसके रीजन में है, तो केवल इसी चार्ज की बात होगी, इस चार्ज से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो व्हाट वी विल से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज, हम ये टेस्ट चार्ज इतना ज्यादा छोटा इसलिए लेते हैं, वी टेक इट वेरी स्मॉल एंड दिस टेस्ट चार्ज इट्स वैल्यू इज अबाउट से यूनिटी के आसपास होता है, मतलब कि 1 के आसपास होता है। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगभग क्या जाती है, सेम, क्योंकि Q इंटू 1 Q ही हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में R स्क्वायर। और ये जो चार्ज होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम हियर, व्हाट यू विल गेट, F, अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो, F अपॉन में E इज इक्वल टू, देखो जब सॉल्व करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q, दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू QE, ठीक है, F इज इक्वल टू QE। यहाँ पे जो Q है, जो यहाँ पे स्मॉल q है, ये वो वाला फोर्स, वो वाला चार्ज है जिसके ऊपर क्या, इट इज चार्ज ऑन विच, नहीं, it is charge which is experiencing the field, जो फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है
वो वाला चार्ज है, हमेशा याद रखना, ठीक है। Whenever I am writing suppose F is equal to QE, तो ये सेकेंड चार्ज है जिसके ऊपर फील्ड लग रही है। और E के अंदर अगर आई एम राइटिंग E is equal to सपोज, ये समझ में आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आई विल कम ऑन टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन में r², और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। कैसे, F इज इक्वल टू QE है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन में Q। F की यूनिट क्या होती है न्यूटन अपॉन में कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट, ठीक है। नाउ let me take other example. अब ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज ऐसा कुछ नहीं है R2। टेस्ट चार्ज कई बार क्वेश्चन आता है, हम टेस्ट चार्ज इतना छोटा क्यों लेते हैं कि बड़े वाला जो चार्ज है उसकी फील्ड पे इफेक्ट ना पड़े, प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो उसकी फील्ड पे इफेक्ट ना पड़े। That's why we take test charge so much small. अब ये हो गया A B। अब सिंपल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा सिंपली। अब हमसे क्या कहा गया फील्ड निकालो। अब हम एक एक करके निकालेंगे। क्या फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q1 पे फील्ड निकाल रहे हैं ड्यू टू Q2। अब हम फील्ड किस पे निकाल रहे हैं Q1 पे निकाल रहे हैं, तो अगर हम जनरली लिखें E किसकी वजह से निकाल रहे हो 2 की वजह से निकाल रहे हो, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0। किस पे निकाल रहे हो फील्ड Q1 पे लग रही है, किसकी वजह से लग रही है Q2 की वजह से। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा Q2 अपॉन में R। अब इन दोनों को देखो, तो आई एम राइटिंग F इज इक्वल टू Q1 इंटू E2। अगर हम इसमें Q1 मल्टीप्लाई कर दें तो F के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये Q1 कौन सा है जिसके ऊपर फील्ड लग रही है, जो दूसरे की फील्ड में आ रहा है, और ये Q2 कौन सा है जिसकी वजह से फील्ड लग रही है। इसी की सेकेंड कंडीशन अगर हम लेके चलें, इफ वी टेक सेकेंड कंडीशन, क्या फील्ड ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अब हम फील्ड किस पे निकाल रहे हैं Q2 पे निकाल रहे हैं, किसकी वजह से Q1 की वजह से। तो नाउ व्हाट वी कैन राइट दैट E1, क्योंकि हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं Q1 की वजह से, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन में R²। अब यहाँ पे F क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स आ जाएगा Q2। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 इंटू E1। तो आई मीन टू से दैट अगर F इज इक्वल टू QE लिखा है, अगर हम लिख रहे हैं इफ वी आर राइटिंग F इज इक्वल टू QE, तो ये Q वो वाला है जो दूसरे की फील्ड में आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में जो Q है वो जिसकी वजह से जो एक्सर्ट कर रहा है दूसरे पे फील्ड, क्योंकि Q2 की वजह से निकाल रहे हो तो Q2 आ गया, Q1 की वजह से निकाल रहे हो तो Q1 आ गया। तो ये हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ओके।